नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं शॉपिजन की संपादिका व्योमा मिश्रा के ऑफिस में हूँ। इनकी जो वेबसाइट है शॉपिजन, देश नहीं दुनिया भर में बहुत ही लोकप्रिय है। हर लेखक लेखिका इनके शॉपिजन में आना चाहती है। उसका लिखा हुआ साहित्य इनकी वेबसाइट पर आता है और रिलीज होते ही उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो सारा युवा इनके साथ जुड़ा हुआ है। आज हमने भी 12 साल पहले एक ई बुक्स पर एक सेमिनार किया था जिसमें भारतवर्ष के काफ़ी विद्वान लोग आए थे। उसमें प्रकाश हिंदुस्तानी भी थे। उसमें उज्जैन इंदौर 2 दिवसीय किया था हमने। तो हमारे मन में आज ये आया कि क्यों ना हम व्योमा मिश्रा जी के साथ इस तरह की बातचीत करें कि आज सभी लोग ई बुक्स के रूप में अपनी पत्रिकाएं, अपना जो कुछ साहित्य है उसमें ही चाहते हैं और उसमें उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल रही है। तो हम समझते हैं शॉपिजन क्या है। तो व्योमा जी नमस्कार। नमस्ते केशव जी, कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ। आपकी जो वेबसाइट है बहुत लोकप्रिय है। काफ़ी लेखक लेखिकाओं से सुनते हैं उसके बारे में जी कि आपने उनको बहुत प्रोत्साहन और प्रमोट करती हैं आप। तो ये शॉपिजन वेबसाइट क्या है, इसकी शुरुआत कैसे, कब और इसकी क्या गतिविधियाँ हैं? सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। दरअसल शॉपिजन एक ऐसी वेबसाइट है जो कि लेखक ओरिएंटेड वेबसाइट है। इसकी शुरुआत गुजरात में हुई थी। जो इस कंपनी के ओनर हैं उनका नाम है उमंग चावड़ा जी। शुरुआत में ही गुजराती में शुरू हुई और जब गुजराती में अच्छा प्रतिसाद मिला, काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया, तो फिर धीरे धीरे अन्य भाषाएं भी आती चली गई। जैसे मराठी आई, गुजराती तो थी ऑफकोर्स, बंगाली आई, है ना, अंग्रेज़ी आई। फिर उसके बाद में हिंदी का सोचा गया कि हिंदी पे क्यों ना काम किया जाए, क्योंकि हिंदी बेल्ट जो है वो काफ़ी विस्तृत है, कम से कम हिंदुस्तान में तो। क्योंकि हर लैंग्वेज जो होती है वो स्टेट वाइज हम देख लेते हैं कि गुजरात है वो मैक्सिमम पाठक आपको या लेखक आपको गुजरात में मिलेंगे, या बंगाल है तो उसमें लिमिटेड आपका दायरा है ना, स्टेट वाइज। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि काफ़ी सारी स्टेट्स में है। तो इस वजह से हिंदी में शुरुआत की गई इसकी। और पिछले फरवरी, इसी साल के फरवरी में, पिछले 7 महीनों से हमारी वेबसाइट जो है वो हिंदी दिशा में कार्यरत कर रही। काफ़ी लेखकों को हमने जोड़ा है। और मज़े की बात यह है कि ये जो जैसे आपको कहा कि ये लेखक ओरिएंटेड वेबसाइट है, तो यहाँ पर लेखकों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये देखा गया है कि नॉर्मली लेखकों के साथ में रॉयल्टी का बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, एक प्रॉब्लम। दूसरा, समय पर साहित्य का पाठकों तक न पहुंच पाना दूसरा प्रॉब्लम होता है ना। इसके अलावा पाठकों तक पहुंच, सीधा पाठकों का और लेखकों का जुड़ना, ये भी अपने आप में, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हुई वेबसाइट का नाम है शॉपिजन। इसके नियम क्या हैं? अगर कोई लेखक आपसे जुड़ना चाहे तो वो स्वयं आपके सामने अपना प्रस्ताव रखता है या आप उसको अप्रोच करते हैं? यहाँ सब फ्री है। लेखक स्वतंत्र है हमसे अप्रोच करने के लिए, हम स्वतंत्र हैं लेखक से अप्रोच करने। कोई भी जिनको पता चलता है शॉपिजन के बारे में, या हमें जिनके बारे में पता चलता है कि बहुत अच्छा लिखते हैं, या तो हम उन्हें अप्रोच कर लेते हैं या फिर वो हमसे बात कर लेते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि कौन किसे अप्रोच करे। नहीं तो मान लीजिए एक लेखक की 2 ही कविता आई है या 2 ही कहानी आई है, वो भी आपके प्लेटफॉर्म पर जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में जिस व्यक्ति ने पहली बार कविता लिखी है, ऐसा व्यक्ति भी है जिन्होंने पहली बार कविता लिखी और कहता है कि मुझे ये देखना है कि यदि मैंने लिखा है तो कैसा है, क्या मैं एक लेखक बनने लायक हूं भी या नहीं हूं। तो हम उनको कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया है, आप अपनी पहली रचना इस पर रखिए। आपको यदि ऐसा लगता है, आप प्रोत्साहित होते हैं, आपको ऐसा लगता है, मन में ये विचार होता है कि नहीं आप एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, तो ऑफकोर्स आप आगे भी लिखिए, कंटिन्यू करिए अपना लेखन। और उसके बाद में हम इसको फिर रॉयल्टी सेक्शन में भी रखेंगे। नहीं तो अब एक कहानी या एक कविता कैसे उसको रॉयल्टी मिल जाती है? पढ़ता है मान लीजिए, कैसे उसका क्या क्राइटेरिया? एकल रचनाओं के लिए हम कोई रॉयल्टी नहीं देते हैं। एकल रचनाओं के लिए नॉर्मली हम संकलन और उपन्यास, ये 2 सेक्शन है जिन पे हम रॉयल्टी देते हैं। संकलन, अब वो लघु कथाओं का हो सकता है, वो कहानियों का हो सकता है, वो कविताओं का हो सकता है, वो यात्रा वृत्तांत का हो सकता है, वो संस्मरणों का हो सकता है, साहित्य की प्रत्येक विधा सब इंक्लूड है इसमें। पुस्तक समीक्षाओं का हो सकता है, इंटरव्यूज का हो सकता है, साक्षात्कारों का एक संकलन है मान लीजिए। अब तक कितने संकलन है आपकी वेबसाइट पर? सर गिने तो इतने नहीं है, पर हाँ काफ़ी मात्रा में है, काफ़ी मात्रा में ऐसे काउंटिंग। हाँ इतना, मतलब आज की डेट में अभी तक कितने हो गए ये नहीं कह सकते क्योंकि कल तक का डाटा तो था जी। तो हम लोग ऐसे एवरीडे बढ़ते जा रहे हैं। लोग एकल रचनाएं रख रहे हैं जिन पे हम मानदेय नहीं देते हैं, लेकिन जो संकलन होते हैं उस पर हम 70% की रॉयल्टी देते हैं। अच्छा जी। और बड़ी बात यह है कि उनके संकलन या उपन्यास का मूल्य तय करने की स्वतंत्रता भी लेखक की है।
मतलब लेखक चाहे तो अपनी रचना का मूल्य 20 रुपए रख सकता है, लेखक चाहे अपनी रचना का मूल्य 80 रुपए रख सकता है। उनका पाठक वर्ग कैसा है एक लेखक बेहतर जानता है। मान लीजिए उसने आपको अपनी पांडुलिपि पूरी दे दी जी। तो बाद में आप ही उसको टाइप वगैरह करके नहीं। दरअसल हमारे यहाँ पे रचनाएं जो होती है वो एक्चुअली स्व प्रकाशन समूह है। रचनाएं हमें चाहिए होती हैं यूनिकोड में, और लेखकों से हम कहते हैं कि आप अपना यहाँ पे अकाउंट बनाइए। जैसे मोबाइल ऐप है, ये मोबाइल ऐप यदि आपने डाउनलोड किया आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन यदि आप वेबसाइट से क्लिक करके वहाँ पे लिखा होता है अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ क्लिक करके जीमेल से या फेसबुक से साइन अप करते हैं और अपने डिटेल्स वहाँ पे भर के आपको एक कंफर्मेशन का मेल आता है, आप उसको कंफर्म कर दीजिए, आपका अकाउंट बन गया। अब आप स्वतंत्र हैं अपनी रचनाएं रखने के लिए। अब आप कविता सेक्शन वहाँ पे श्रेणियां हमने बना रखी नहीं, तो कैसे उसको वो टाइप भी करना पड़ेगी उसको? आपके पास में यदि कंप्यूटर है तो आपके पास वर्ड में टाइप की हुई ऑलरेडी है, या कई लोग तो मोबाइल पे भी अपने फोल्डर ऑफ फाइल्स बना के रखते हैं। आपको सीधे वहां जाना है, लिखें बटन आता है, लिखें पे क्लिक किया आपने, आपके सामने एक बार खुल जाएगा। वहां पे आप शीर्षक दीजिए हिंदी में और यूनिकोड में, हिंदी में और देवनागरी स्क्रिप्ट में और रोमन स्क्रिप्ट में, हिंदी में और अंग्रेजी में अपना शीर्षक दिया आपने, फिर श्रेणी चुनिए। अब यदि आपका उपन्यास और संकलन है तो उपन्यास और संकलन की श्रेणी पे, अदरवाइज सिंगल कहानी के लिए, सिंगल लघु कथा के लिए, एकल जो भी रचना है उसके लिए अलग कॉलम्स दिए हैं। उस पर क्लिक करेंगे आप, नियम शर्तों को स्वीकार करेंगे, नेक्स्ट पे जैसे ही आप जाते हैं आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। अब तक वहां पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए अपनी रचना। अब तक जो 1 वर्ष हुआ है, अब तक ऐसा कुछ याद निश्चित रूप से आपको होगा, कौन सा ज्यादा बिका है, जो कौन सा लोकप्रिय हुआ है, चाहे वो उपन्यास हो, उपन्यास, कौन सा? सभी चीजें सर, सभी चीजें हमारे यहाँ पे लोकप्रिय हुई है। एक आध दो संकलन के नाम, एक आध दो संकलन का नाम अभी सतीश नूतन जी का आया था, उनका आज ही मेरी बात हुई। दोस्ती विनोद पाराशर जी को, जिनको जो हमारे शॉपिजन के पहले रॉयल्टी प्राप्त करता लेखक हैं, विनोद पाराशर जी की दोस्ती करके संकलन आया है। उन्होंने ही मूल्य तय किया था 40 रुपए, और 25 जैसे ही प्रतियां बिकी तो 1000 रुपए की सेलिंग हुई। 70% की रॉयल्टी 700 रुपए का हमने विनोद पाराशर जी को भी पेमेंट किया। ये अभी ज्यादा दिन पुरानी बात। 30% आपका और 70% 30% हमारा, क्योंकि वेबसाइट मेंटेनेंस और फर्दर खर्चे होते हैं, स्टाफ भी होता है, सब कुछ। तो ये फॉरएवर होता है या कुछ टाइम? फॉरएवर। अभी जैसे मैंने पाराशर जी की दोस्ती संग्रह का नाम लिया, अभी जिस दिन उन्होंने रॉयल्टी की बात की थी उस दिन 25 उनका सेल हो चुकी थी। आज तक उनकी 30 हो गई है। अभी वो 5 का पेंडिंग पेमेंट है हमें देना है जो उन्हें। अभी यदि वो जब डिमांड करते हैं हमसे, लेखकों की मर्जी पर है, हम लोगों ने कोई फिक्स नहीं करा कि मंथली पेमेंट करेंगे हम रॉयल्टी का, या इतने रुपया बन जाएगा तो ही पेमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेखक एक ही प्लेटफॉर्म पर मान लीजिए शॉपिजन पे आया, दूसरे प्लेटफॉर्म पे डील नहीं कर सकता है? कर सकता है। देखिए निःशुल्क जो रचनाएं हैं किसी भी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे लेखक जो होते हैं फ्री में रख देते हैं अपनी रचनाएं, उनको कुछ नहीं मिलता। पाठक भी फ्री में पढ़ लेते हैं, उनको कुछ देना नहीं पड़ता। हम लोग ये कहते हैं कि यदि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी रचना रखी हुई है तो उसे आप यहाँ रख तो सकते हैं, लेकिन वो रॉयल्टी बेसिस पे नहीं, क्योंकि पाठक पढ़ चुके हैं उसे। जो यदि पाठक ने एक बार पढ़ ली है रचना को, उसको वो पेमेंट करके क्यों पढ़ेगा, है ना? हम चाहते हैं हमारे लेखकों की रॉयल्टी ज्यादा से ज्यादा हो। आप क्या मेंबर बनना होता है उसको? नहीं, मेंबर नहीं। तो जो पढ़ेगा तो वेबसाइट पे निःशुल्क रचना है तो सीधे वेबसाइट पे क्लिक करिए और पढ़ सकते हैं, और अदरवाइज ऐप है ही है। तो जब वो खरीदता है पाठक तो आपको पैसा मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है? जब तक, हाँ, पेमेंट तो तभी आएगा ना जब वो रचनाओं को खरीदेंगे। 60 रुपए की रचना है, उन्होंने खरीदी, 60 रुपए का उन्होंने पेमेंट किया, उसमें से हम लोग लेखक का हिस्सा अलग कर देते हैं पहले ही। मतलब 60 रुपए में से 2 टुकड़े हो गए, 42 रुपए की रॉयल्टी जो है वो हमने अलग निकाल के रख दी लेखक के खाते में, और बचा हुआ जो अमाउंट है वो शॉपिजन का होता है। तो आप अपने वेबसाइट पे डालने के पहले कुछ देखते हैं कि इसमें कुछ है कि नहीं, दम है या पोटेंशियल है? क्या है सर कि हमें हर लेखक को प्रमोट करना है। अभी जैसे मैंने बताया, आपने जो पहला प्रश्न था ये उसी का जवाब है कि पहला यदि उसने रचना लिखी है, हम उसको पॉलिटिक पे कैसे आंकेंगे, क्योंकि वो उसके लिए पहला बच्चा है। हर इंसान का पहला बच्चा जो होता है वो सबसे ज्यादा उसको प्रिय होता है। हम उनको यदि ये कहें कि आपकी रचना ठीक नहीं है तो वो इतना हतोत्साहित हो जाएगा कि अगली रचना लिखेगा या नहीं, हो सकता है वो लेखा नहीं छोड़ दे। हम लोग इस बारे में क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करते कि आपने क्या लिखा। नहीं, लेकिन लेखक को मैंने देखा है कि जीवन में या तो किसी को गॉड गिफ्ट होती है या किसी के अनुभव पर बहुत अच्छा साहित्य लिखा गया है, बड़े बड़े साहित्यकार बने हैं। अगर हम तुलना करें ना पढ़े लिखों से भी, तो उनका साहित्य अनुभव के आधार पर उन्होंने तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित तुरंत करता होगा ना कि यार इसका तो इसकी पुस्तक में और इसकी कविता में बहुत दम है,
निश्चित रूप से खूब सेल आउट हो गई है। जो जिन लेखकों से हम प्रभावित हैं उनसे हम बकायदा फ़ोन करके उनसे बात करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि आप भी हमारी वेबसाइट से जुड़िए, अपनी रचनाएं यहाँ रखिए। तो लेखक आते हैं और बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास में। भगवान दास मोरवाल जी हैं हमारे पास में, लकी राजीव जी हैं हमारे पास में, वंदना गुप्ता जी हैं, कविता वर्मा जी हैं, अंजू शर्मा जी है, सपना सिंह जी है, प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे अपने ही हैं, है ना, वो हैं यहाँ पे, स्वाति तिवारी जी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लेखक हैं हमारे साथ में। सतीश नूतन जी का भी मैंने नाम लिया, विनोद पर, सुभाष नीरव जी हैं पंजाबी के जाने माने अनुवादक। तो बहुत सारे लेखक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वहीं ऐसे गुमनाम लोग जिनके बारे में पाठक और लेखक दोनों वर्ग नहीं जानते, वो भी हमारे साथ में। अच्छा, आपके आने के बाद फिर प्रिंटेड भी होती हैं पुस्तकें? अभी हम लोग ये ऑप्शन ला रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है POD, मतलब प्रिंट ऑन डिमांड। वो ऑप्शन अभी तक नहीं है हमारे पास में, आज की डेट में नहीं है, लेकिन हम प्रकाशकों से बात कर रहे हैं और जैसे ही हमारी ये डीलिंग फाइनल होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, सब होते हैं, तो हम लेखकों के लिए ये सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं कि वो चाहें तो अपनी कृति को, अपने संकलन को हमारे यहाँ से प्रकाशित करवा सकते हैं। लेकिन राइट नाउ डिजिटली अवेलेबल है सब कुछ। अच्छा, ऐसा देखने में आता है कि ये जो पुस्तकें हैं, लाखों करोड़ों पुस्तकें प्रिंटेड हैं, और जैसे कई विभागों के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनको शौक होता है लिखने का, तो वो अपनी पुस्तकें ले आते हैं, लेकिन वो घर में ही रखी रहती है ना। तो इस तरह के जो लेखक हैं वो भी आपके यहाँ हैं? वो ऐसा कोई वन शॉट में तो याद नहीं आ रहा किस तरह के कोई लेखक है, पर हाँ कई लोग ऐसे स्वांत सुखाए के लिए लिखते हैं, तो लिखते भी हैं, और वो भी है काफ़ी। ऐसा नाम पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक बार अपनी रचना रख दी, उसके बाद उन्होंने पलट के देखा भी नहीं कि उस रचना का क्या हो रहा है, कोई पढ़ रहा है। या हम लेखकों से भी अनुरोध करते हैं कि भाई यदि आपने कोई रचना रखी है हमारे यहाँ तो आप भी उसे प्रमोट कीजिए। पर कई लेखक हैं जो जोर शोर से अपनी रचना बताते, क्योंकि हमारा यही कहना होता है कि भाई जब तक पाठकों को पता नहीं होगा कि ये रचना, क्योंकि अभी नया प्लेटफॉर्म है हमारा, जब तक पाठकों को नहीं पता होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर हमारे प्रिय लेखक की रचना है, वो आएंगे कैसे हमारे पास? आने वाले दिनों में लगता है कि ये प्रिंटेड पुस्तकें बंदी हो जाएंगी, ना के बराबर हो जाएंगी? नहीं सर, मुझे ऐसा तो नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता। प्रिंट मीडिया की अपनी अहमियत है और वो कभी खत्म नहीं होगी। हम लोगों में से कई ऐसे लोग जब तक किताब हाथ में न लें, उसकी खुशबू न आए, तब तक ऐसा लगता है कि पठन अधूरा। लेकिन नई पीढ़ी ऐसा नहीं सोचती। नई पीढ़ियों में भी हाँ, नई पीढ़ी ऐसा नहीं सोचती। और सबसे बड़ी बात सुविधा की है ना, मोबाइल आपके हाथ में है। आप मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, या आजकल के युवा है मेट्रो में बैठे हुए हैं, मनपसंद जो साहित्य है उसे चाहिए, वो उसके हाथ में मौजूद है, फट से उसने खोली। अब वो किताबों के साथ में हार्ड कॉपी के साथ ये वजन कौन कैरी करके घूमेगा, और जो किताब उसके दिमाग में उस समय पढ़ने के लिए आ रही है, वो जेब में आपके है भी या नहीं है। तो महत्व ऑफ कोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि प्रिंट मीडिया बंद हो जाएगा इसकी वजह से। आप सभी भारतीय भाषाओं के बारे में तो आपकी वेबसाइट पर है ही, हर लेखक आपकी वेबसाइट पर है। उसके अलावा एक आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, जो विशेष विधा जो हर किसी में नहीं होती है, आप फ्रेंच भाषा जानती हैं और पढ़ाती भी हैं, और आपने अनुवाद भी किया है कई पुस्तकों का, कई साहित्य का। तो फ्रेंच भाषा और अनुवाद के बारे में आपकी कुछ पुस्तकें बताइए, क्या क्या किया? अनुवाद तो ज़्यादा नहीं है, कुछ पाठ्यक्रम में भी आपकी चलती हाँ, है? ये जो है 9th क्लास में चलती है मेरी CBSE टेक्स्ट बुक, CBSE के बच्चों। ये 10th बोर्ड में है CBSE की किताब, ये 10th बोर्ड के बच्चों को फ्रेंच की किताब है, एज अ टेक्स्ट बुक चलती है। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं मैंने जो कि प्रमोट करते हैं फ्रेंच प्रोनाउंसिएशंस को। फ्रेंच भाषा का प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट होता है अंग्रेजी से, मैंने उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके, जैसे एक आध कुछ सेंटेंस वाक्य बोलिए। सेंटेंस नहीं, शब्द बताती हूँ क्योंकि वाक्य लंबा हो जाता है। जैसे कॉमो, COMMENT, अंग्रेजी वाले उसको कमेंट पढ़ेंगे या कॉमेंट पढ़ेंगे, फ्रेंच में इसका साउंड होता है कमो, कमो। तो मैंने क म, उसमें ओ की मात्रा और बिंदी, कमो। कमो मीन्स हाउ, तो कमो वर्ड देवनागरी स्क्रिप्ट में कमो, और फिर नीचे उसका मीनिंग, कमो मीन्स हाउ, इस तरह से उसका साउंड उसमें प्रोनाउंस होता है, मतलब आवाज आपको आती है, साउंड करता है। तो इस तरह से मैंने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया, और ऐसे इसके अंदर करीब ऑन एन एवरेज 1800 अलग अलग वैरायटी के साउंड्स इसमें मैंने काम किया है। सेंटेंस जो अनुवाद किया है आपने उसमें? हाँ, अनुवाद ये किया है मैंने बाल साहित्य। क्या है इस पुस्तक के, और इसका मुख्य मेन लेखक कौन था और क्या इसकी किया? जो लेखिका थी कॉम्टेस द सेग्योर जी, 18वीं शताब्दी की बहुत बड़ी लेखिका हुई। कहाँ की थी? फ्रांस की बहुत बड़ी लेखिका थी है। इंडिया में तो खैर उनका कोई नाम ही नहीं जानता। फ्रांस का इतना वृहद साहित्य है जो कि इंडिया में नहीं आया है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ वो साहित्य आया है जो कि अंग्रेजी भाषा के विद्वानों ने, जो कि फ्रेंच भी जानते हो,
अंग्रेजी भाषा के विद्वान होना अलग बात है, लेकिन अंग्रेजी भाषा का वो विद्वान जो कि फ्रेंच भाषा में भी अपनी पकड़ रखता हो, उन पर्टिकुलर विद्वानों ने जो गिना चुना साहित्य चुना, उसको वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। और वो जो ट्रांसलेट होने के बाद भी हमारे ऐसे जो हिंदी के अनुवादक, वो भी पर्टिकुलर आप गिने चुने ले लीजिए कि भाई अंग्रेजी जानने वाले, अंग्रेजी पे पकड़ रखने वाले लिमिटेड, उन्होंने अपनी चॉइस से इधर से पहले अंग्रेजी अनुवादों में फिल्टर हो गया है साहित्य, वो कम हो गया है साहित्य, 1000 लिखा है तो 1000 में से आपके 100 ही बचे हैं। अभी 100 का भी यदि अंग्रेजी अनुवाद हिंदुस्तान में आया है, 100 में से 2 या 3 परसेंटेज वाइज बता रही हूं मैं, तो परसेंट नहीं, पर 1000 है ना, 1000 में से एक या इक्का दुक्का साहित्य जो है वो इंडिया में आया है। अब सोचिए कितना वृहद, करोड़ों उपन्यास, करोड़ों संकलन वहां पे पड़े हुए हैं और इंडिया में उसको कोई जानता तक नहीं। जैसे मैंने ये उदाहरण दिया, कॉम्टेस द सेग्यूरी, ये इतनी बड़ी लेखिका है, 19 उपन्यास कंटिन्यूस इनके धड़ाधड़ा है, पोयम अलग, कहानियां अलग, ये 50 चीजें। जैसा आपने कहा कि ये फ्रेंच मतलब फ्रांस का साहित्य बहुत समृद्ध है, तो विश्व में क्या फ्रांस का ही साहित्य सबसे ज्यादा समृद्ध है, उसके बाद दूसरे देश में? सबसे ज्यादा नोबेल साहित्य के नोबेल सबसे ज्यादा फ्रांस को मिले। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, हमारे भारत में अनुवाद को इतना गंभीरता से लेते नहीं हैं, विदेशों में अनुवादक और अनुवाद को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, और ये एक प्रतिभा है। यहाँ तो लोग उस तरह से लेते नहीं हैं कि अनुवाद बता रहे ठीक है यार, लेकिन उतनी तैयारी या उतना गंभीरता से ना लेकर, इसीलिए अनुवादकों की कमी है। इसी कारण कई विदेशी साहित्य का अनुवाद नहीं हो पा रहा है और हमारे पाठक उससे वंचित हैं। दूसरों की क्या बात करूं, मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। जब मैं यदि किसी प्रकाशक से या किसी से कहती हूँ कि मैं सीधे फ्रेंच भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करती हूँ, और यदि मैं किसी प्रकार, जब मैं शुरू में अनुवाद करती थी तो बड़ा शौक था, छपूं है ना, सबको होता है, मुझे भी था। तो प्रकाशकों के पास में यदि मैं उनसे कहती थी कि मैं सीधे फ्रेंच भाषा से हिंदी में करती हूँ और वो ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि अभी तक जो है वो फ्रेंच से हिंदी में आया है, और फ्रेंच से अंग्रेजी में आया और अंग्रेजी से फिर हिंदी में आया है, तो सीधा अनुवाद यदि आपको फ्रेंच से मिले तो मेरे अजीब अजीब तरह के तर्क आते थे मेरे पास में। तो इस तरह से तो हमारे सारे दुकान ही बंद करवा दोगे आप, इस तरह से तर्क आते थे क्योंकि उनके पास भी सारी अंग्रेजी की किताबें हैं जिनको वो क्रॉस टेल भी कर सकते हैं, बहुत सारा। कोई छापने के लिए भी नहीं मिला मुझे जो कि मेरे फ्रेंच साहित्य को जो मैंने करके रखा हुआ उसको हिंदी अनुवाद को छाप सके। तो ये विडंबना ही है कि अनुवाद को महत्व नहीं दिया जाता। आपने अनुवादक बनने की कैसे सोची? सर, और उसके लिए तैयारी तो करना पड़ी होगी। जब मैं फ्रेंच भाषा सीखती थी ना जी, तब मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहली सीढ़ी होती है वहाँ का साहित्य। वहाँ का साहित्य पढ़िए आप, वहाँ का रहन सहन, खान पान, कल्चर सब आपको देखना पड़ेगा, तब आपको भाषा आती है। मुझे तो मास्टर नहीं बनना था, वेरी सिंपल, मैं तो टीचर बनना चाहती थी, बनी भी, सही हूँ भी, आज भी पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को। टीचर मेरा पहला पैशन है, एज टीचिंग जो है, टीचिंग लाइन मेरा पहला पैशन है, वो आज भी मैं कर रही हूँ। लेकिन सिखाने के लिए खुद भी तो सीखना है ना, और वो उन मरहलों से, उन पड़ावों से पहले आपको गुजरना है जिन पड़ावों से बच्चा गुजरेगा। वो जो प्रश्न आपके सामने दन्न से हाजिर करेगा, खींचेगा आपसे, उसका जवाब वो जानना चाहता है, उसके लिए वो जवाब आपके पास होना चाहिए। यदि आप उस उलझन से गुजरे हो तो ही आप उसकी जिज्ञासा को शांत कर पाओगे, अदरवाइज आप जिज्ञासा, वो सब सीखना। तो मैंने जब साहित्य पढ़ना शुरू किया तो मैं एक देखूं तो 50 मिले मुझे, 50 देखूं तो 50,000 मिले मुझे, और मैंने कुछ नाम ऐसे समझ में, अच्छा मोपांसा की वो कहानी पढ़ी, अच्छा फलानी जी की फलानी जी। मैंने कहा यार मोपांसा ने यदि 1000 कहानियां लिखी तो 1000 में से मेरे इंडिया में तो 10 आई हैं, या 5 आई है, 12 आई है, 20 आई है, उदाहरण दे रही हूँ। तो ऐसा कई साहित्य मैंने देखे कि कई, जैसे यही मैंने उदाहरण दिया ना, कई ऐसे साहित्यकार हैं इनका तो इंडिया वाले नाम ही नहीं जानते, नाम ही नहीं जानते, उनका साहित्य क्या जानेंगे, नाम भी नहीं जानते। तो ये हमारे यहाँ की विडंबना है कि छना हुआ जो है ऑलरेडी फिल्टर, झूठी ताली में खाना झूठी ताली में खाना। पहले अंग्रेजी में जाएगी वो चीज़, अंग्रेजी में आ गई तो वो सोचेंगे कि इसको हिंदी में लाएं या नहीं लाएं, फिर भी सोचेंगे। सीधे फ्रांस से उठाने की बात तो भूल जाइए आप। इंडिया में मेरा ख्याल है इक्का दुक्का कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सीधे हिंदी में ला रहे हैं फ्रेंच साहित्य, कोई है ही नहीं, कोई रुचि नहीं लेता। चलिए धन्यवाद। आपकी शॉपिजन और दिनों दिन एक और मुझे बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वही कि अभी हम लोगों ने एक नई चीज लॉन्च की है, शॉपी पार्टनर्स की। शॉपी पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों ने जो रॉयल्टी है, मतलब जो MRP होती है ना बुक की, यदि हमारी किताबों को कोई भी व्यक्ति सेल करने में इच्छुक है तो हम जो रॉयल्टी होती है उसकी 70% की, उसमें से डिडक्ट करके अमाउंट
20% का अमाउंट, रॉयल्टी का अमाउंट शॉपी पार्टनर को देते हैं। जी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा हमारे बीच में है जो कि साहित्यकारों की किताबें देखकर उन्हें सेल करना चाहे, तो घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कहें या कहना चाहिए सेलिंग कर किताबों की करना चाहे तो वो कर सकते हैं, और उसके लिए उन्हें 20% का पर किताब की MRP का कमीशन कहें या हम कहें पार्ट शेयर कहें, शेयर कहना ज़्यादा उचित रहेगा कि उसे शेयर मिलता है। तो ये एक और करियर ओरिएंटेड चीज़ हम लोगों ने लॉन्च की। चलिए धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपको। जी सर जी। तो आपने विमला जी को सुना। आज की तारीख में जो लेखक हैं या लेखिकाएं हैं, जो साहित्य लिख रहा है, निश्चित रूप से उसको अपनी साहित्य को लाने में, पाठकों को सामने लाने में कोई मुसीबत, कोई दुविधा या कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि आप जैसे शॉपी जैसे जो प्लेटफॉर्म हैं उनसे आप रातों रात लोकप्रिय हो जाते हैं और आपका साहित्य भी आ जाता है, एक के बाद एक के बाद दूसरा तीसरा, नहीं तो कईयों को तो एक किताब भी नहीं निकल पाती है और वो जीवन भर अपना पांडुलिपियाँ रखा रहता है और इस दुख में रहता है कि काश मेरी एक किताब निकल आती तो फिर दूसरी निकलती। तो इस तरह से शॉपीजन जो लेखकों को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए इनको धन्यवाद, और इसीलिए इनको धन्यवाद दिया जाता है।